हेलो गाइस, पिछले लेक्चर में अपन क्या देखे थे, एक्सपेंशन तो देख लिए थे ना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चंस करने वाले हैं अपन। इसमें से एक क्वेश्चंस कर लिए थे, फर्स्ट वाले कर लिए थे। ठीक है, सेकंड वाला क्वेश्चंस करेंगे। अच्छा, सेकंड क्वेश्चंस करने से पहले कुछ समझा रहा था मैं। क्या समझा रहा था कि एक्सटेंडिंग टू इन्फिनाइट हो, न्यूमिनेटर में अगर डिग्री ज़्यादा हो पोलिनोमियल का, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक्स क्यूब प्लस 2x² प्लस 5, और डिनोमिनेटर में इससे डिग्री कम है। ठीक है, मान लो कि x + 7 है, तो इन्फिनाइट बाई इन्फिनाइट फॉर्म बन रहा है। तो जो ऊपर में सबसे हाईएस्ट डिग्री जो है ना, वो कॉमन ले लिया करो। तो x³ तो क्या बचेगा, 1 + 2 / x + 5 / x³ बचेगा। नीचे में जो हाईएस्ट पावर है वो कितना है, 2 है। तो x² कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा, 1 + 1 / x² + 7 / x³। ठीक है, और लिमिट क्या चल रहा है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनाइट चल रहा है। तो ए पार्ट तो 0 हो जाएगा, ए पार्ट भी 0 हो जाएगा, ए पार्ट भी 0 हो जाएगा, ए पार्ट भी 0 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से जब कैंसिल आउट होगा तो एक x ऊपर बचेगा। तो x जब इन्फिनाइट को टेंड करेगा तो इन्फिनाइट मल्टीप्लाई बाय 1 क्या हो जाएगा, इन्फिनाइट। नीचे क्या है, नीचे तो 1 ही बचा है, बाकी तो कैंसिल आउट हो गया। तो इसका आंसर क्या आ गया, इन्फिनाइट, मतलब लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि फाइनाइट क्वांटिटी आना चाहिए। तो जब भी पोलिनोमियल डिवाइड बाय पोलिनोमियल हो और इन्फिनाइट बाय इन्फिनाइट फॉर्म बन रही है, तो जो सबसे हाईएस्ट पावर है वो कॉमन लेना होता है। अच्छा, जब डिग्री नीचे से ज़्यादा हो तो आंसर हमेशा इन्फिनाइट आएगा। डिग्री नीचे से ज़्यादा हो तो आंसर इन्फिनाइट आएगा। ओके, तो अब सेकेंड केस उठा रहा हूँ मैं, जिसमें ना डिग्री क्या कर रहे हैं, इक्वल कर रहे हैं। और थर्ड केस क्या उठाएंगे, डिग्री नीचे ज़्यादा करेंगे अपन। ठीक है, तो सेकेंड केस उठा रहा हूँ जिसमें ऊपर और नीचे डिग्री क्या है, सेम है। अगर ऊपर और नीचे डिग्री सेम होगा, मतलब इसको कैंसिल आउट कर दिया। ठीक है, तो ऊपर नीचे डिग्री सेम है तो x² कॉमन ले लो। तो x² कॉमन ले लो तो क्या बचेगा, 2 + 5 / x²। नीचे भी x² कॉमन ले लो तो क्या बचेगा, 1 + 1 / x + 7 / x²। ठीक है, ए पार्ट तो 0 हो गया, ए पार्ट 0 हो गया क्योंकि x इन्फिनाइट को टेंड कर रहा है। ए पार्ट भी 0 हो गया, ए दोनों कैंसिल आउट हो गया। तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनाइट, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऊपर में 2 बचा है, नीचे में 1 बचा है, तो आंसर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो क्या समझा रहा हूँ कि जब भी डिग्री दोनों का सेम हो ना, तो जो हाईएस्ट डिग्री है, मतलब जो डिग्री जो पावर हाईएस्ट है उसका जो कोफिशिएंट है ऊपर आ जाएगा। जो नीचे में जो हाईएस्ट पावर है उसका कोफिशिएंट क्या है, 1, वो नीचे आ जाएगा। डायरेक्ट अपन आंसर कर सकते हैं। ठीक है, तो हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट डिवाइड बाय नीचे में हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट अपना आंसर हो जाएगा। एक दो बार तुम प्रॉपर तरीके से करके देखो, फिर डायरेक्ट भी आंसर लिख सकते हो। ठीक है, अब थर्ड केस क्या उठा रहा हूँ कि नीचे डिग्री कम उठा रहा हूँ। ठीक ना, तो ऊपर डिग्री क्या है, 2 चल रहा है, नीचे डिग्री 2 से कम उठाया, इक्वल टू नहीं 2 से कम उठाया। जैसे कि x + 1 उठाया, तो वही बात की ऊपर से हाईएस्ट पावर कॉमन ले लो, तो 2 + 5 / x²। नीचे से हाईएस्ट कॉमन ले लो तो x ही कॉमन आएगा, तो 1 / 1 / x। ठीक है, ए पार्ट तो 0 हो गया, ए पार्ट भी 0 हो गया। ए जब इससे कैंसिल आउट होगा, अच्छा एक केस तो उठा चुके थे ना, ऊपर ज़्यादा डिग्री। अपने को कौन सा डिग्री उठाना है, ऊपर कम होना चाहिए और नीचे ज़्यादा होना चाहिए। तो यहाँ पे ना x² कर लिया। ठीक है, तो ऊपर जब कॉमन लोगे, चलो फिर से सॉल्व किया, तो ऊपर से x कॉमन आया तो क्या बचेगा, 2 + 5 / x। नीचे से हाईएस्ट पावर कॉमन लेना है तो x² कॉमन लिया तो 1 / 1 + x²। ए वाले पार्ट तो 0 हो जाएगा, ए वाले पार्ट भी 0 हो जाएगा। और ये जब इससे कैंसिल आउट होगा तो एक x नीचे बचेगा। ऊपर में तो कांस्टेंट नंबर है 2, नीचे में ना x टेंडिंग टू इन्फिनाइट है, तो इन्फिनाइट मल्टीप्लाई बाय 1 क्या है, इन्फिनाइट है। तो किसी फिनाइट नंबर को अगर इन्फिनाइट से डिवाइड करो तो वो टेंडिंग टू 0 की तरफ टेंड करता है। तो लिमिटिंग वैल्यू, लिमिट तो एग्जैक्ट वैल्यू देता है ना, लिमिट एब्सोल्यूट इन नेचर होता है। बोले तो इसका आंसर फाइनाइट आती है, तो 0 की तरफ टेंड करेगा, लेकिन किस नंबर की तरफ टेंड करता है ना, वो आंसर देते हैं। तो ये 0 की तरफ टेंड कर रहा है, तो ये एग्जैक्ट 0 एक नंबर है जिसके तरफ ये वैल्यू टेंड कर रहा है, तो वो जो नंबर है वो आंसर देते हैं अपन। तो लिमिट का आंसर क्या हो जाएगा, 0। तो क्या समझाए, अगर नीचे डिग्री ज़्यादा हो ऊपर से तो आंसर हमेशा 0 आएगा। ऊपर डिग्री ज़्यादा हो और नीचे डिग्री कम हो तो आंसर इन्फिनाइट आएगा, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट करेगा। दोनों का डिग्री अगर सेम हो तो हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट हाईएस्ट पावर के कोफिशिएंट से डिवाइड कर देना। ठीक है, तो वो आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो अब सेकंड वाले क्वेश्चंस करते हैं। इसमें क्या लिखा हुआ है, 1 का होल स्क्वायर + 2 का होल स्क्वायर। तो n नेचुरल नंबर के होल स्क्वायर का फार्मूला होता है, क्या होता है, यहाँ पे लिख रहा हूँ
एन इंटू एन प्लस वन, ठीक है, 2n+1 डिवाइड बाई 6, और नीचे क्या चल रहा है, n³ चल रहा है, ठीक है, और लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनाइट है, n टेंडिंग टू इन्फिनाइट। बोलो तो ऊपर डिग्री कितना बनना है, जब इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो हाईएस्ट जो पावर आएगा वो कितना बनेगा, 3 बनेगा। तो ऊपर डिग्री 3 है और नीचे भी डिग्री 3 है, तो सिर्फ कोफिशिएंट अपना आंसर देगा। तो डायरेक्ट आंसर कैसे लिख सकते हैं, देखो इससे जब a मल्टीप्लाई होगा तो 2n³ आएगा, तो हाईएस्ट दोनों का डिग्री सेम है ऊपर नीचे, तो कोफिशिएंट आंसर दे सकते। तो ऊपर से कोफिशिएंट क्या आ गया 2 और नीचे से कोफिशिएंट क्या आ गया 6 आ गया, ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा 1/3 आंसर आ जाएगा, ठीक है, 1/3 आ जाएगा। नहीं तो इसमें से फिर n कॉमन ले लो, इसमें से n कॉमन लो, तो देखो n³ आएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, अब 1 डिवाइड बाय n, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 + 1 डिवाइड बाय n हो जाएगा, ठीक है। नीचे में तो n³ इंटू 6 लिखा हुआ है, एक कैंसिल आउट हो गया, एक कैंसिल आउट हो गया, ए तो 0 हो गया और ए पर क्या होगा 0, तो 1 + 0 तो 1, और ये ब्रैकेट है तो मल्टीप्लाई 2 + 0 क्या हो जाएगा 2, और नीचे में क्या लिखा है 6 लिखा है, तो क्या आंसर आ गया 1/3 आंसर आ गया। डायरेक्ट भी आंसर कर सकते हैं जब डिग्री दोनों का सेम हो तो, ठीक है। चलो आगे देखते हैं क्या बोला गया है कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले लिमिट में क्या करते हैं, पता करते हैं कि कौन सा इनडिटरमिनेट फॉर्म बनना है, ठीक है ना। तो 0 जब इसके अंदर रखा तो π/0 रखा तो π/1, ठीक है, cos π 1 कैसे हो गया, ठीक है, cos π क्या होता है, चलो यहाँ 2 कर लो, ठीक है, ओके। तो जब x = 0 रखा तो क्या बन गया π/2 क्या होगा, cos π/2 0, ठीक है, ये 0 आ रहा है। जब यहाँ पे 0 रखा तो क्या बनेगा, 0 रखोगे यहाँ पे तो 5/x टेंडिंग टू 1 है ना, अच्छा ठीक है, पहले से सही लिखा हुआ था, 1 लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा x टेंडिंग टू 1 है, मैं सोचा कि x टेंडिंग टू 0 है, ठीक है। x टेंडिंग टू जब 1 होगा तो क्या हो जाएगा π/2, और cos π/2 क्या आंसर देगा 0, और जब x टेंडिंग टू 1 होगा, 1 को अगर राइट हैंड साइड से टेंड कराओगे ना तो यहाँ पे प्लस आएगा, +0 आएगा, तो +0 के चलते इन्फिनाइट आ जाएगा, और लेफ्ट हैंड साइड से टेंड करवाएंगे x को 1 की तरफ तो क्या आ जाएगा -इन्फिनाइट आ जाएगा, ठीक है। तो cos के अंदर +इन्फिनाइट हो या -इन्फिनाइट हो, cos तो हमेशा आउटपुट -1 और 1 के बीच में देगा। तो ये क्या लिखा है, फाइनाइट क्वांटिटी लिखा है जिसका वैल्यू ना -1 और 1 के बीच में होगा, और कौन सी वैल्यू होगा पता नहीं क्यों, क्योंकि इसके अंदर जब 1 की तरफ एक्सटेंड कर रहा है तो cos के अंदर वाले वैल्यू ना इन्फिनाइट की तरफ टेंड कर रहा है। तो cos के अंदर इन्फिनाइट, cos के ग्राफ जब ग्राफ बनाएंगे तो इन्फिनाइट पे क्या हो रहा होगा, इन्फिनाइट तो बहुत बड़े नंबर है, मान लो कि बहुत बड़े नंबर पर 1 हुआ तो उस बहुत बड़े नंबर में अगर थोड़ा सा क्वांटिटी जोड़ देंगे तो cos की वैल्यू चेंज हो जाएगी, ठीक है। जैसे कि तुम समझो ना आराम से, एक cos है ना और मान लो कि इन्फिनाइट पे जा रहा है, तो मान लो कि इन नंबर को तुम इन्फिनाइट बोला जिसके लिए 1 आ रहा है, तो इन्फिनाइट में अगर थोड़ा सा क्वांटिटी जोड़ भी देखो तो वो भी तो इन्फिनाइट होगा, तो वैल्यू ए भी आ रहा है, उसमें थोड़ा सा जोड़ दो वो भी इन्फिनाइट रहेगा, तो वैल्यू ए आएगा। मतलब इन्फिनाइट पे वैल्यू ना -1 और 1 के बीच में फ्लैक्चुएट करेगा, ओके, मतलब -1 और 1 के बीच में ही वैल्यू आएगा, उससे ज़्यादा नहीं आ सकता है, चाहे अंदर इन्फिनाइट रख दो, कुछ भी रख दो अंदर, ठीक है, cos के अंदर, साइन के अंदर भी कुछ भी रख दो, -1 और 1 के बीच में ही वैल्यू आता है, ठीक है। तो 0 मल्टीप्लाई बाय फाइनाइट क्वांटिटी, तो किसकी तरफ लिमिट टेंड करेगा, 0 की तरफ टेंड करेगा, और जिस नंबर की तरफ टेंड करता है वो अपना आंसर होता है, तो डायरेक्ट इसका आंसर कर सकते हैं 0, ठीक है। क्यों 0 हुआ, क्योंकि 0 की तरफ टेंड हुआ और ये फाइनाइट क्वांटिटी है। अगर ये टेंडिंग टू 0 होता और ये टेंडिंग टू मान लो कि इन्फिनाइट होता तो फिर इनडिटरमिनेट फॉर्म बनता, ठीक है। अभी तो कोई इनडिटरमिनेट फॉर्म है ही नहीं, ऐसे ही डायरेक्ट सॉल्व हो गया, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन है n टेंडिंग टू इन्फिनाइट, ठीक है, इन्फिनाइट को h टेंडिंग टू 0 में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, बट कोई ज़रूरी नहीं है, ऐसे ही सॉल्व किया, ठीक है। तो ओवरऑल का फैक्टोरियल लिखा हुआ है, तो क्या लिखा हुआ है 3n+3 लिखा हुआ है ना, अंदर में 3n+3 लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है 3n+3, इसको डिक्रीज करके लिखा 3n+2, फिर डिक्रीज करके लिखा 3n+1, फिर डिक्रीज करके लिखा 3n, और आगे भी डिक्रीज करके लिख सकते हैं, लेकिन 3n फैक्टोरियल नीचे अवेलेबल है तो ये भी फैक्टोरियल लगा देगा, ठीक है, ओके। क्या लिखा हुआ है n+1 का क्यूब और यहाँ पे 3n का फैक्टोरियल लिखा हुआ है, ठीक है। तो देखो 3n का फैक्टोरियल इससे कैंसिल आउट हो गया, और लिमिट क्या चल रहा है, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनाइट सॉल्व कर रहे हैं,
तो नीचे कितना डिग्री बन रहा है, 3 डिग्री बन रहा है ना, n+1 का क्यूब है, तो ऊपर भी हर में से एक एक n कॉमन आएगा तो कितना डिग्री बनेगा, 3 डिग्री बनेगा। तो तुम देखो ना n क्यूब का कोफिशिएंट क्या आ पाएगा, 27 आ पाएगा, और नीचे में n क्यूब का कोफिशिएंट क्या आएगा, 1 आएगा। तो इसका आंसर कितना आ गया, 27 आ गया। ठीक है, डायरेक्ट आंसर कर सकते हैं अपन, ठीक है ना, कॉमन लेकर के तुम डिवाइड करके भी देख सकते हो, लेकिन जब डिग्री दोनों का सेम हो तो कोफिशिएंट ही आंसर हो जाता है। ध्यान से कोफिशिएंट को लिखना, इस सबको मल्टीप्लाई करोगे तो n क्यूब का कोफिशिएंट 27 ऊपर बनेगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, एक्सटेंडिंग टू माइनस इन्फिनाइट है, तो ठीक है इन्फिनाइट में इन्फिनाइट फॉर्म बन रहे हैं, तो ऊपर से x निकाला। अब यहां पर से x निकालोगे ना मॉड में से, तो सॉरी रूट में से x निकालोगे तो मॉड लगेगा, तो क्या आएगा, मॉड x रूट अंडर 1 + 1 डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर। और नीचे क्या है, नीचे से x कॉमन ले लो, तो x कॉमन लोगे तो क्या बनेगा, 3 + 6 डिवाइड बाय एक्स। ठीक है, और लिमिट क्या चल रहा है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू माइनस इन्फिनाइट चल रहा है। अच्छा, माइनस इन्फिनाइट जब इसके अंदर रखा तो मॉड के अंदर निगेटिव क्वांटिटी आया, तो मॉड कैसे ओपन होगा, माइनस साइन के साथ ओपन होगा। ध्यान से, अगर प्लस इन्फिनाइट होता ना तो प्लस साइन के साथ ओपन होता। अब तो समझ में आ गया होगा, इसमें बस ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मॉड ना माइनस साइन के साथ ओपन होगा, अंडर रूट से x² बाहर निकलेगा तो मॉड के साथ बाहर निकलेगा। ठीक है, चलो एक पार्ट तो 0 हो जाएगा क्योंकि इन्फिनाइट को टेंड हो रहा है, ये 0 हो जाएगा, एक कट जाएगा, तो क्या बचेगा, -1। ऊपर क्या बचा, -1, और यहाँ पे 1 ही है तो -1 ऊपर बचा, और नीचे क्या बचा, 3 बचा, तो -1/1 3 इसका आंसर आ गया। ठीक है, बट यहाँ पे तो +1/3 लिखा हुआ है, ठीक है ना, गलत लिखा हुआ है, इसको सही कर लो, -1/3 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इट्स ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, छाप लो इसको। क्या बोल रहा है कि एक्सटेंडिंग टू प्लस माइनस इन्फिनाइट, 2 क्वेश्चंस है। एक क्वेश्चंस में ना यहाँ पे एक क्वेश्चंस नहीं है, 2 क्वेश्चंस है। एक बार x = इन्फिनाइट के लिए आंसर लाओ, और एक बार एक्सटेंडिंग टू माइनस इन्फिनाइट के लिए आंसर लाओ। चलो ठीक है, मैं माइनस इन्फिनाइट के लिए आंसर ला देता हूँ, तुम इन्फिनाइट के लिए कर लेना। ठीक है ना, तो इसमें से एक क्वेश्चन हटा देता हूँ, प्लस वाले, माइनस इन्फिनाइट के लिए आंसर ला देता हूँ। ठीक है, तो माइनस इन्फिनाइट को टेंड करेगा तो क्या करेंगे, फिर से दिखा अंडर रूट, तो क्या करेंगे अपन, रेशनलाइज करेंगे। ठीक है, पहले देखते हैं कौन सा फॉर्मेट है, तो इन्फिनाइट माइनस इन्फिनाइट का फॉर्मेट लग रहा है। ठीक है, तो इन्फिनाइट माइनस इन्फिनाइट है, और यहाँ पे क्या है, अंडर रूट है, तो क्या कर सकते हैं, बाइनोमियल एक्सपेंशन लगा सकते हैं या रेशनलाइज कर सकते हैं। ठीक है, क्या करें, बाइनोमियल लगा देते हैं, एक ही बार बाइनोमियल लगाने से काम चल जाएगा। तो बाइनोमियल एक्सपेंशन मैं समझा देता हूँ क्या होता है। तो सबसे पहले बाइनोमियल एक्सपेंशन समझते हैं, 1 + x⁴n। ठीक है, यहाँ पे कुछ रिस्ट्रिक्शन है, क्या है कि x का वैल्यू ना -1 और 1 के बीच में ही होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ ना तो जो लगा रहे हैं वो गलत है। और दूसरी बात कि n का वैल्यू ना रेशनल नंबर हो सकता है, बस इरेशनल नंबर मत रखना, रूट वगैरह से मत रखना। 1/2 रख सकते हैं, -1/2 रख सकते हैं, 3/7 रख सकते हैं, 5 रख सकते हैं, नेचुरल नंबर रख सकते हैं, मतलब इरेशनल नंबर रखने। तो इसका एक्सपेंशन हो जाएगा 1+, देखो यहाँ पे 1 होना बहुत जरूरी है, मतलब 1 होगा तभी जाकर के एक्सपेंशन लगा पाएंगे। अगर 1 नहीं रहा तो क्या करेंगे, 1 नहीं रहा, मान लो कि समथिंग इस टाइप से रहा, 8 + x⁴ मान लो कि 5 है, तो यहाँ पे 1 नहीं है तो 8 कॉमन ले लो, तो 8 कॉमन लोगे तो 8⁵ कॉमन आ गया, 1 + x डिवाइड बाय 8 और उसकी पावर 5 आ गया, और यहाँ पे बाइनोमियल एक्सपेंशन लग जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे 1 क्रिएट करना जरूरी है। तो क्या क्या ध्यान रखा, यहाँ पे 1 क्रिएट होगा, और ये जो नंबर है ना बहुत छोटे नंबर को टेंड होगा, -1 और 1 के बीच में। ठीक है, और यहाँ पे कोई इरेशनल नंबर मत रख देना, रेशनल नंबर रखने, फ्रैक्शन वगैरह सब रख सकते हैं। ठीक है, तो इसका एक्सपेंशन याद करवाता हूँ, ये तो 1 ही लिख दो, इसको इससे मल्टीप्लाई करके रख दो। मैक्सिमम क्वेश्चन इतना में ही सॉल्व हो जाता है। ठीक है, चलो इससे आगे भी लिखने आना चाहिए तुम्हें। तो क्या होगा, ऊपर जो n है ना, तो n को एक बार डिक्रीज करो, n-1, जैसे फैक्टोरियल में लिखते हैं ना, 2 ब्रैकेट है ना, x⁴1 चल रहा है, अब x⁴2 चलेगा, और जो पावर है उसी का फैक्टोरियल नीचे आएगा। यहाँ भी x⁴1 है तो चाहो तो नीचे 1 फैक्टोरियल लिख सकते हो। एक और टर्म्स लिख करके दिखाता हूँ, तो n × n-1 है, तो n × क्या आएगा, n-1 आएगा, n-2 आएगा, 3 बार ब्रैकेट आया एक एक डिक्रीज करके, और यहाँ पे क्या आएगा, 3 ब्रैकेट है ना, तो x⁴ आएगा, जो पावर है वही फैक्टोरियल नीचे आएगा, और एंड सो ऑन ऐसे करके इन्फिनाइट तक चलेगा। तो ये क्या है, बाइनोमियल एक्सपेंशन है। क्या क्या ध्यान रखना है, 1 होना चाहिए
और x ना -1 और 1 के बीच में होना चाहिए, और डिग्री जो है, जो पावर है, वो रेशनल नंबर होना चाहिए, और इस टाइप से एक्सपेंड कर सकते हैं। ये 3 एक्सपेंशन यहाँ तक लगाने से काम चल जाती है। मान लो डिनोमिनेटर में ना x² है तो यहाँ तक लगाएंगे, मान लो डिनोमिनेटर में x³ है तो यहाँ तक लगाएंगे। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो पता चलेगा। तो ये बाइनोमियल एक्सपेंशन है, याद रखना है अपने को। ठीक है, ओके, कहाँ से आया जरूरी नहीं है समझना। तो इसमें बाइनोमियल एक्सपेंशन लगा करके दिखाता हूँ, ये फार्मूले इसमें अप्लाई करता हूँ। ठीक है, तो कैसे अप्लाई करेंगे, सबसे पहले क्या था, 1 क्रिएट करना है ना। तो ये क्या लिखा हुआ है, x² -2x -1 की पावर 1/2 लिखा हुआ है। ठीक है, तो पावर रेशनल नंबर है तो लगा सकते हैं। ओके, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, x² -7x -3, इसके पावर क्या लिखा है, 1/2 लिखा हुआ है। ठीक है, और लिमिट क्या चल रहा है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू -∞ चल रहा है। ठीक है ना, तो यहाँ पे 1 क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है, अब तुम सोचो क्या कॉमन आएगा। अब यहाँ पे बहुत दिमाग लगाना पड़ता है अपने को कि क्या कॉमन लेते हैं। जैसे कि 8 प्लस मान लो कि x लिखा हुआ है, और लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनाइट है, और इसकी पावर 1/2 है। मान लो सपोज डेट क्या ऐसा है। ठीक है, वैसे देखा जाए तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इन्फिनाइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, लेकिन इसमें बाइनोमियल कैसे लगाएंगे वो समझा रहा हूं। तो यहां से 8 कॉमन लोगे कि x कॉमन लोगे, ऐसा चीज कॉमन लेना है ताकि ये चीज ना स्मॉल बन जाए। मान लो कि 8 कॉमन लिया तो 8 के पावर 1/2, और यहां बचेगा 1 + x/8, और इसके पावर बना 1/2। अब इसमें बाइनोमियल लगा दिया ना तो गलत हो गया। क्यों गलत हो गया, क्योंकि एक्सटेंडिंग टू इन्फिनाइट है। तो यहाँ पे जो 1 के साथ जो क्वांटिटी है ना वो इन्फिनाइट को टेंड हो रहा है। तो 1 के साथ जो क्वांटिटी था वो किसको टेंड होना चाहिए था, -1 और 1 के बीच में होना चाहिए था, स्मॉल होना चाहिए था। तो किसी को भी कॉमन निकाल लोगे तो गलत हो जाएगा। ऐसे नहीं कि किसी को कॉमन उठाया और यहाँ पे 1 क्रिएट किया और लगा दिया तो गलत हो गया। ठीक है, क्या ध्यान रखना है कि 1 के साथ जो ना लिखा रहेगा वो स्मॉल क्वांटिटी रहेगा। तुम सोचो इसमें से x कॉमन लो तो x की पावर 1/2 आएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 1, x कॉमन लिए तो 1 8/x आ जाएगा। अब तुम इसको ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या लिखा है, एक्सटेंडिंग टू इन्फिनाइट है। तो इन्फिनाइट जब टेंड होगा तो ये होल नंबर किसकी तरफ टेंड होगा, 0 की तरफ टेंड हुआ। तो 1 के साथ जो प्लस में लिखा हुआ है क्वांटिटी वो क्या है, वेरी स्मॉल है, -1 और 1 के बीच में है। तो इसमें बाइनोमियल लगा सकते हैं। क्या क्या ध्यान रखना है, 1 होना चाहिए, 1 के साथ प्लस ही होना चाहिए, माइनस होगा तो माइनस इसको दे देना, यहाँ प्लस लिख लेना, और ये क्वांटिटी 0 को टेंड करना चाहिए, 0 को नहीं, -1 और 1 के बीच में होना चाहिए। अभी फिलहाल 0 को टेंड कर रहा है। ठीक है, तो समझ में आ रहा होगा कि कैसे बाइनोमियल एक्सपेंशन लगाने, कहाँ गलती हो सकता है उसका ध्यान रखना है, क्या कॉमन आ सकता है, क्या कॉमन लेना है, इस सब का ध्यान रखना है। तो देखो ना, x² जब कॉमन लेंगे तो यहाँ पे 1/x² आएगा जो कि वेरी स्मॉल क्वांटिटी आएगा। तो सही बात है, x² कॉमन आएगा, ये अंडर था। तो x² जब कॉमन लोगे, यहाँ से भी जब x² कॉमन लोगे तो mod x बाहर आएगा। तो ओवरऑल में ना mod x कॉमन आ जाएगा, और फिर mod x किसके साथ ओपन होगा, -1 के साथ ओपन होगा। तो डायरेक्ट लिखा मैं। ठीक है, ठीक है, चलो आगे बताता हूँ। तो 1 - 2/x, और ये क्या लिखा है, -1/x², और इसकी पावर क्या चल रहा है, 1/2। ठीक है, माइनस यहाँ पे भी x² कॉमन ले लिए थे ना, तो 1 - 7/x -3/x², और इसके पावर क्या लिखा है, 1/2 लिखा हुआ है। ठीक है, ओके, 1/2 लिखा हुआ है। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको, सॉल्व करने के लिए एक्सपेंशन यूज करेंगे। ठीक है, तो एक्सपेंशन यूज करते हैं, लिमिट एक्सटेंडिंग टू -∞ चल रहा है। ठीक है, यहाँ भी लिमिट एक्सटेंडिंग टू -∞। ठीक है ना, चलो -x लिखा हुआ है। ओके, तो कैसे यूज करेंगे, क्या होता है, ये फर्स्ट टर्म बाकी सेकेंड टर्म्स। तो 1 लिखा और 1/2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 1/2 इस नंबर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, ज्यादा लगाने की जरूरत नहीं है, बताए ना, इतना लगाने से काफी हो जाएगा। तुम सोचो ना, जब x मल्टीप्लाई होगा तो इसको कैंसिल आउट कर देगा। ठीक है, और इसको जब कैंसिल आउट करेगा तो एक x नीचे बचेगा, और एक्सटेंडिंग टू इन्फिनाइट लगाएंगे तो 0 हो जाएगा। ऐसे करके बहुत सारे टर्म्स आएंगे, उसमें x जब डिवाइड होगा तो नीचे में x बच जाएगा। तुम एक बार लगा करके देख लेना। ठीक है, मैं बताता हूँ कि बस इतना ही लगाने से काम चल जाएगा। डॉटेड डॉटेड बहुत सारे डॉटेड लिखा हुआ है, इसके आगे लिखा हुआ है माइनस, इसमें जब लगाओगे तो 1। ठीक है, 1 और 1/2 इस नंबर के साथ मल्टीप्लाई होगा, सिंपल 1/2 इस नंबर के साथ मल्टीप्लाई हुआ, निगेटिव में है इसलिए मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूँ 3/x²। ठीक है, ऐसा।
ओके, अब ध्यान से देखो 1 से तो 1 कैंसिल आउट हो गया, ठीक है, और बाकी पे ध्यान से देखो, x जब डिवाइड करोगे तो a कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से फ्लैट नंबर आएगा, लेकिन इससे जब डिवाइड होगा तो 1 डिवाइड बाई एक्स आएगा, वो तो जीरो हो जाएगा, इसके बाकी सब जीरो हो जाएंगे। सिमिलरली -x जब इसमें मल्टीप्लाई होगा तो x कैंसिल आउट होकर के फ्लैट नंबर देगा, जब माइनस एक्स इसमें मल्टीप्लाई होगा तो एक x नीचे बचेगा, और एक्सटेंडिंग टू क्या चल रहा है, इन्फिनाइट चल रहा है, तो वो फिर जीरो हो जाएगा। तो क्या क्या बचेगा, माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ, तो सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई करो, एक क्या लिखा हुआ है देखो, एक माइनस वहां से आया, ठीक है, हो गया, और इससे क्या आएगा -2 डिवाइड बाई 2, और x से तो x कैंसिल आउट हो गया, ठीक है, बहुत बढ़िया। पहले a ऑपरेट होगा तो माइनस माइनस तो क्या हो जाएगा प्लस, और फिर से माइनस आएगा, ठीक है, तो माइनस लिखा, ओके, और प्लस माइनस तो अपन देख लिए, ठीक ना, और फिर x से x कैंसिल आउट हो जाएगा तो क्या बचेगा 7/2, तो -7/2, ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, मतलब 1 - 7/2, तो कितना आंसर आ जाएगा इसका, -5 डिवाइड बाई 2 आंसर आ जाएगा, ठीक है, इसका आंसर आ जाएगा -5/2। यहाँ पे 5/2 लिखा है, प्लस इंफिनिटी के साथ वो सॉल्व किया है, इसलिए आंसर आ रहा है। मैं माइनस इंफिनिटी के साथ सॉल्व किया हो तो -5/2 आंसर आ गया, ठीक है, इट्स ओके। समझ में आ रहा है क्या बाइनोमियल एक्सपेंशन कैसे लगाते हैं, क्या बोला, यहाँ 1 होना चाहिए और एक क्वांटिटी -1 और 1 के बीच में होना चाहिए होल क्वांटिटी। इस होल क्वांटिटी को एक सिंगल डिजिट की तरह समझो, तब लगा पाओगे ना, 1 + x की पावर n बताया था ना वहां पे, ठीक है, ओके। आगे भी लगा सकते हो तुम, एक दो बार लगा करके देखो, ठीक है, बाकी लिखने की जरूरत नहीं था, जितना लिखने की जरूरत था मैं लिखा, तुम्हें भी धीरे धीरे पता चल जाएगा कितना लिखना है और कितना नहीं लिखना है, ठीक है, ओके। ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया ना, आगे बढ़ते हैं। क्या हो गया क्या, अच्छा यहाँ पे आ गया, चलो माइनस इन्फिनाइट है ना, तो देखते कौन सा फॉर्म बन रहा है। यहाँ पे रखा तो नीचे तो इन्फिनाइट बन रहा है, ऊपर भी इन्फिनाइट बन रहा है, तो इन्फिनाइट बाय इन्फिनाइट फॉर्म है। तो ये तो मुझे लग रहा है बहुत सिंपल है, x² कॉमन ले लेते हैं यहाँ से, ठीक है, x² जैसे कॉमन ले लोगे तो mod x बाहर निकलेगा, mod x माइनस इन्फिनिटी के साथ कैसे ओपन हो जाएगा, -x के साथ ओपन हो जाएगा, हो गया, ठीक है। बाकी लिखा है 1 डिवाइड बाई 1 x², नीचे से भी x कॉमन ले लो, ये तो बहुत सिंपल है, 3 + 6 डिवाइड बाई x आ गया, x से x कैंसिल आउट हो गया, बाकी ये पार्ट तो जीरो हो गया, ये पार्ट भी जीरो हो गया, तो ऊपर से आ गया -1, नीचे से 3, तो -1/3 इसका आंसर आ गया, ठीक है, ओके। इसको सॉल्व करते हैं। अब देखो यहाँ पे ना अंडर रूट लिखा हुआ है, ठीक है, तो पहले से समझ में आ रहा है कि जैसे अंडर रूट आएगा ना तो रेशनलाइज करेंगे। आप इसको रेशनलाइज करना है तो बताया था कि रेशनलाइज करेंगे तो क्या करेंगे, ए अंडर रूट प्लस अंडर रूट लिखेंगे, मतलब अंडर रूट के अंदर ए वाले क्वांटिटी, अंडर रूट के अंदर ए वाले क्वांटिटी, यहाँ भी ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे, अंडर रूट प्लस अंडर रूट से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो जब इसको मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, ये रहा क्वेश्चन, ठीक ना, तो जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ध्यान से देखो, मैं क्या बताया था कि ये जो फंक्शन है नीचे, ये जो फंक्शन आया नीचे, इस पे लिमिट जा करके लग जाएगा, क्योंकि लिमिट बाकी दो फंक्शन में ब्रेक कर दिया, एक लिमिट इस पे लगा दिया, फाइनाइट वैल्यू आना चाहिए, एग्जिस्ट करना चाहिए, एग्जिस्ट नहीं करेगा तो ये मेथड छोड़ देंगे, किसी और मेथड से सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो मैं लिमिट डायरेक्ट इस पे लगा दिया, तो π/2 रख करके देखो ना, ए क्वांटिटी ही तो लिखा हुआ है और ए वाला चीज यहाँ लिखा हुआ है, तो π/2 जब इसके अंदर रखा तो कितना बना, 4 3 7 2 9, मतलब 3 बना, यहाँ से 9 आएगा, ठीक है, और इसके अंदर रख दोगे तो क्या आ जाएगा, 6 2 8 1 9 आएगा, तो 3 + 3 क्या आ रहा है, 6 आ रहा है, तो ये 6 तो कांस्टेंट नंबर है, तो उसको बाहर ही लिखा 1/6, क्वेश्चन से बाहर मत लिखना, इधर लिखा, ठीक है। बाकी a + b और a - b बनेगा तो a² - b² का फॉर्मूला यूज करेंगे, तो क्या लिखा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू π/2 tan² x, तो अब फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ a² - b², तो अंडर रूट हट जाएगा ना, तो सिंपली सोचो ना, इतना माइनस इतना हो जाएगा, तो 2 sin² x - sin² x क्या हो जाएगा, sin² x, ओके। और इसमें से इसको जब माइनस करोगे तो -3 sin x, ओके, और 4 में से 2 को माइनस करोगे तो -2, ठीक है, ठीक है ना। tan² x को लिखा sin² x डिवाइड बाय cos² x, ठीक है, तो इसको लिखा sin² x डिवाइड बाय cos² x लिखा, ठीक है ना। अब देखो फिर से लिमिट π/2 इसके अंदर रखा, e 1/6 चल रहा है, तो 1/a आंसर है, ठीक है। ठीक है, आंसर यहाँ पे कर देता हूँ, ठीक है, तो 1/6 इसके साथ चल रहा है ना, 1/6। अब देखो π/2 इसके अंदर रख सकते हैं, क्यों रख सकते हैं, क्योंकि ये फंक्शन
बाकी सारे फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई में है तो ब्रेक कर सकते हैं। ब्रेक करने के पहले बताया था कि इसका फाइनाइट वैल्यू आना चाहिए, तो ठीक है फाइनाइट आ रहा है, और इधर भी लिमिट एग्जिस्ट करना चाहिए। तो इधर सॉल्व करते करते ऐसे नहीं कि इन्फिनाइट आ गया, इन्फिनाइट आ जाएगा तो फिर ये काम नहीं कर सकते। चलो इसके अंदर रख दिया, इसको तो 1 ही हो गया, ठीक है। चलो cos स्क्वायर एक्स को लिख लिया 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और उसको फैक्टराइज करके लिख लिया, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स इंटू, तो 1 माइनस साइन 1 प्लस साइन, इस साइन लिखा हुआ है, ठीक है। ऊपर वाले को फैक्टराइज कर लो, -2 साइन माइनस साइन, ठीक है। तो साइन जब कॉमन लोगे तो साइन -2, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन -1 आएगा। नीचे क्या आएगा, 1 माइनस साइन इंटू 1 प्लस साइन, ठीक है, 1 प्लस साइन, ओके। तो देख लो कौन सा कैंसिल आउट हो रहा है, एक कैंसिल आउट हो रहा है ना, एक माइनस साइन आएगा, तो -1/6 लिखा है इधर, ठीक है। बाकी पार्ट सॉल्व कर लेंगे, एक्सटेंडिंग टू π/2, ठीक है। तो जब π/2 इसके अंदर रखोगे तो साइन 90 कितना बनेगा 1, तो 1 - 2 कितना हो जाएगा, क्या चल रहा है, -1/6 पहले चल रहा है, और अब वैल्यू रख देते हैं क्योंकि फाइनाइट आ चुका है, इंडिटरमिनेट टर्म कैंसिल आउट हो चुका है। यही तो इंडिटरमिनेट टर्म बना रहा था साइन 91, तो 1 - 1 0, और 1 - 1 0, तो 0/0 फॉर्म बन रहा था ना इसमें, तो वो कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ पे 1 - 2 क्या आएगा, -1 आएगा, ठीक है। और इसके अंदर रखोगे तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, तो माइनस तो प्लस हो गया, तो 1/12 आ गया। यही तो आंसर लिखा हुआ है यहाँ पे, यही आंसर यहाँ पे लिखा है 1/12, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं, थोड़ा हैंड राइटिंग भी सही करते हैं। चलो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि इन्फिनाइट, तो इन्फिनाइट माइनस इन्फिनाइट बन रहा है, तो बाइनोमियल एक्सपेंशन लगा दो। इन्फिनाइट माइनस इन्फिनाइट में मैक्सिमम केस में बाइनोमियल एक्सपेंशन लगा दो। एक्सपेंशन इज मोर पावरफुल। जब भी तुम्हें लिमिट की क्वेश्चन में फंसते हो ना, तो एक्सपेंशन लगा दिया करो, ठीक है। तो ये क्या लिखा हुआ है, x³ + 3x²। रेशनलाइज भी कर सकते हैं। अब कितनों को पता ही नहीं चलेगा कि इसको रेशनलाइज कैसे कर लेंगे। अरे इसको भी रेशनलाइज कर सकते हैं अपन, ठीक है। चलो बाद में बताऊंगा इसको रेशनलाइज कैसे करना है, ठीक ना। कुछ क्वांटिटी प्लस माइनस करना पड़ेगा अपने को ना, प्लस माइनस करना पड़ेगा, फिर रेशनलाइज करना पड़ेगा, और ए वाले फार्मूले यूज करना पड़ेगा। a - b = क्या होता है, a³ - b³ डिवाइड बाय a² + b² + ab। ये कहाँ से आ गया, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, इसका ए फार्मूला लिखा हुआ है, ठीक है। तो ए वाले फार्मूले यूज कर सकते हैं रेशनलाइज करने के लिए। किसी क्वेश्चंस में मैं रेशनलाइज करके दिखाऊंगा कैसे रेशनलाइज करते हैं। अभी तो फिलहाल बाइनोमियल एक्सपेंशन लगाया, तो 1/3, और ये लिखा है x² - 2x⁻1/2, ठीक है। तो देखो यहाँ से ना x कॉमन लोगे तो क्या निकलेगा, x निकलेगा। यहाँ से भी x कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा, mod x। लेकिन mod x अगर x इन्फिनाइट है तो प्लस के साथ ही ओपन होगा, तो ओवरऑल से ना x कॉमन आ गया, ठीक है। तो ओवरऑल से x कॉमन आ गया, तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनाइट, तो इसमें से x कॉमन आ गया, तो क्या क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 1, और फिर बचेगा 3/x, इसकी पावर राइज करना है 1/3, माइनस यहाँ पे क्या बचेगा 1 - 2/x, और इसकी पावर राइज करना है 1/2। तो देखो बाइनोमियल एक्सपेंशन लगाते हैं, ठीक है। तो x तो ठीक है, x चल रहा है, और लिमिट क्या चल रहा है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनाइट चल रहा है, एक्सटेंडिंग टू इन्फिनाइट। x तो बाहर है, इसमें बाइनोमियल लगाते हैं, तो 1 बोले ना, दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख दिया करो, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 1/x आएगा, ठीक है। आगे भी लिखना चाहो तो लिख सकते हो, लेकिन तुम समझ में आ रहा है ना, 1/x आगे तो 1/x² आ जाएगा। जब इससे कैंसिल आउट करोगे तो नीचे x आएगा, तो x इन्फिनाइट होते वो 0 हो जाएगा। एक और लिख करके दिखाता हूं इसमें, तो 2 टर्म्स तो लिखा है, एक और टर्म्स लिखते हैं। तो क्या करना होता है, n × n-1, तो n-1 कितना हो जाएगा, -2/3, ठीक है। तो यहाँ पे 1/3 × -2/3, ठीक है, और फिर इसका होल स्क्वायर, तो 9/x², और नीचे क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा फैक्टोरियल। कितना का फैक्टोरियल, 2 का फैक्टोरियल आ जाएगा, ठीक है, एंड सो ऑन, डॉटेड। चलो इसको लिखते हैं, तो 1 और 1/2 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो माइनस साइन के साथ लिखेंगे ना, तो -1/x ही तो बचेगा, ठीक है। फिर अगला क्या आएगा, अगला आएगा तुम्हारा +1/2 n × n-1, तो n-1 माइनस हाफ ही हो गया, तो 1/2 × -1/2, फिर इसका होल स्क्वायर, तो 4/x² डिवाइड 2 फैक्टोरियल एंड सो ऑन, डॉटेड, ठीक है। अब देखो ध्यान से, तो क्या कर सकते हैं, यहां से देखो 1 और ए चीज माइनस के साथ है ना, माइनस साइन के साथ है, माइनस साइन के साथ ए ब्रैकेट है, ठीक है, डॉटेड ए ब्रैकेट। तो 1 और -1 तो कैंसिल आउट हो गया, ठीक है।
चलो x से x कैंसिल आउट होगा तो क्या बचेगा 1, डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ, x से x कैंसिल आउट होगा तो 1 बचेगा। और ये सब करली ब्रैकेट के अंदर से चल रहा है सारी चीज, तो x जब इससे मल्टीप्लाई होगा, इस वाले से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बचेगा, माइनस माइनस तो +1 हो जाएगा, +1 हो गया। ठीक है, आंसर आ गया क्या? आंसर इसका टू आंसर है, तो आ गया ना 2 आंसर। ठीक है, सॉल्व कर देता हूं बाकी। तो बाकी क्या बचेगा देखो, x से जब x जब इस x को काटेगा तो नीचे एक x बचेगा, तो x टेंडिंग टू इन्फिनिट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सिमिलरली a वाले x जब इस x को काटेगा तो एक नीचे x बचेगा, तो x टेंडिंग टू इन्फिनिट क्या हो जाएगा, 0। मतलब इससे डॉटेड डॉटेड जितने भी टर्म्स है ना सब 0 बन जाएगा, और यहां से डॉटेड डॉटेड जितने भी टर्म्स है ना सब 0 बन जाएगा। तो आंसर आ गया ना इसका 2। ठीक है, ओके चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इरेज क्या, ठीक है, यहाँ पे कुछ अलग टाइप का क्वेश्चन आ गया है। बोल रहा है कि लिमिट का वैल्यू ना एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब 1 आ रहा है, तो बताओ ए एंड बी का वैल्यू क्या होगा। तो एक बार रख देते हैं 0, तो जब 0 इसके नीचे रखा तो नीचे 0 बन गया, और ऊपर जब 0 रखा तो क्या बन गया, √b, अब -2 बन गया, और इसका आंसर 1 आना चाहिए। तुम सोचो इसका आंसर ऊपर में √b -2 अगर मान लो फॉर एग्जाम्पल 8 हो गया, नीचे में 0 है, तो ये तो इनफिनिट हो जाएगा, ये तो कभी 1 के इक्वल नहीं आ पाएगा। मान लो इसका वैल्यू 0 के अलावा कुछ भी हो जाए, जैसे 2 हो जाए, 1 हो जाए, तो 2/0 क्या हो जाएगा, इनफिनिट हो जाएगा, टेंडिंग टू इनफिनिट है, ठीक ना, x टेंडिंग टू 0 है तो इनफिनिट हो जाएगा। ठीक है, तो ऊपर वाले क्वांटिटी अगर कोई भी फाइनाइट नंबर आ जाए 0 के अलावा तो आंसर तो इनफिनिट हो जाएगा, लेकिन आंसर तो 1 है। तो ऐसा कब हो पाएगा, तो इसको ना 0 ही होना पड़ेगा, इस न्यूमिनेटर वाले पार्ट को क्या होना पड़ेगा, 0 ही होना पड़ेगा, तब तो 0/0 फॉर्म बनेगा। और 0/0 फॉर्म का मतलब क्या हुआ, इनडिटरमिनेट फॉर्म। इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर कोई भी रियल नंबर आ सकता है, जैसे 0/0 ना, मान लो इसका आंसर क्या आया, मान लो क्या आया, ठीक है, कोई भी रियल नंबर 1 2 कुछ भी आया तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, 0 × 0 के तो 0 = 0, सही बात है। मतलब कोई भी रियल नंबर आ सकता है, जैसे 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, कुछ भी आंसर आ सकती है ना। ये तो होता है इनडिटरमिनेट फॉर्म, जिसका वैल्यू कोई भी रियल नंबर आ सकता है, या इनफिनिट भी आंसर कभी कभी आ जाएगा। तो इनफिनिट आएगा तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट हो जाएगा ना। ठीक है, तो अभी क्या समझा कि इसको इनडिटरमिनेट फॉर्म बनाना पड़ेगा, तब ये इसका वैल्यू आ पाएगा। अगर इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं बनाए, कुछ और नंबर ले लिए 0 के अलावा, ऊपर टेंडिंग टू 0 ही ले रहे हैं, ठीक है, तो 0 के अलावा कोई और नंबर ले ले तो इनफिनिट को टेंड हो जाएगा, जो कि बोल रहा है कि 1 को टेंड करेगा। तो समझ में आ गया, क्या समझ में आया कि न्यूमिनेटर वाले पार्ट को 0 होना पड़ेगा, कंपलसरी है, तभी जाकर के लिमिट की वैल्यू 1 आ पाएगा, मतलब लिमिट एग्जिस्ट कर पाएगा। तो √b माइनस बाहर है, -2 = 0 होना चाहिए, तो √b = क्या आ गया, 2 आ गया, तो b = 4 आ गया। अब 4 तुम रख दो क्वेश्चन के अंदर, तो लिमिट x टेंडिंग टू 0, क्योंकि b का वैल्यू आ चुका है 4, तो √ax + 4 ax + 4 अब -2 / x, ठीक ना। अब तुम x = 0 रखो तो 0, ऊपर क्या आ गया 2 - 2, 0/0 फॉर्म बन रहा है। एक बार एलोप्टर लगाने से काम चल जाएगा, या रेशनलाइज कर सकते हो। चलो रेशनलाइज करते हैं, तो रेशनलाइज सिखाया ना, एलोप्टर लगा दी क्या, चलो रेशनलाइज कर लेते हैं, क्या करें, रेशनलाइज कर लेते हैं। तो √+2 यहां जगह √+2, ठीक है। तो बताए थे कि इसका आंसर तो फाइनाइट आने वाला है, वैसे है क्या इसके अंदर, ax + 4 है ना, ax + 4 है, तो x जब 0 होगा तो 2 + 2 4, तो ये तो 4 लिखा है, इसको बाहर लिखो 1/4, ठीक है। तो 1/4 लिमिट x टेंडिंग टू 0, ऊपर में a + b और a - b दिख रहा है, तो a² - b², तो ax + 4 -4, तो तुम्हें समझ में आया ना, ax बचा ऊपर, ठीक है, नीचे x बचा हुआ है, ठीक है, x से x कैंसिल आउट हो गया, और इसका लिमिट का वैल्यू 1 के इक्वल है, इस 4 को भूल मत जाना। तो a = भी क्या आ गया, ये 4 इधर क्रॉस मल्टीप्लाई होकर के 4 आ गया, तो a का वैल्यू 4 आ गया, b का वैल्यू 4 आ गया, ठीक है, a और b निकालना था, निकाल दिए। ओके, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, क्या बोल रहा है कि Sn नेचुरल नंबर का सम दिया हुआ है, तो Sn = क्या हो जाएगा,
एस एन इजकल टू एन इंटू एन प्लस वन डिवाइड बाई टू, ठीक है, एस एन तो निकाल लिया। फिर आगे क्या बोल रहा है कि पी एन पे लिमिट लगाना है और पी एन समथिंग ऐसा है, तो एस एन तो ये लिखा हुआ है, एस एन माइनस वन क्या हो जाएगा, एस एन माइनस वन, ठीक है। एस एन माइनस वन मतलब एन में माइनस नहीं किया गया है, ये अलग है, मतलब ऐसे करके है, माइनस वन अलग है, ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है कि एन की जगह मैं एन माइनस वन रखो फिर वैल्यू निकालो, ये बात नहीं बोल रहा है, बोल रहा है कि एस एन का जो वैल्यू है उसमें से माइनस वन करो, तो एस एन के वैल्यू में से माइनस वन यहीं पे कर लेते हैं, डिवाइड बाई टू माइनस वन, तो एलसीएम लोगों तो क्या आ जाएगा, नीचे टू आ गया, एन इंटू एन प्लस वन माइनस टू आ गया, ये वैल्यू आ गया, दोनों को डिवाइड करना है, ठीक है। एक किसका वैल्यू आ गया, एस एन माइनस वन की वैल्यू आ गया, ठीक है, एस एन माइनस वन का ये वैल्यू आ गया, माइनस टू, एस एन माइनस वन का वैल्यू ये आ गया। तो एस एन को एस एन माइनस वन से डिवाइड करते हैं और उस पे क्या लगा है, पाई लगा है, पाई लगने का मतलब क्या हुआ कि कंटिन्यूस प्रोडक्ट करने हैं अपने को, ठीक है। तो पी एन कैलकुलेट करना है अपने को, तो पी एन इजकल टू पाई पाई एन इजकल टू टू से लेकर के एन तक जाएगा, और एस एन क्या है, एन इंटू एन प्लस वन डिवाइड बाई टू, और एस एन माइनस वन क्या है, एस एन माइनस वन है एन इंटू एन प्लस वन माइनस टू, ठीक है, ये टू ओवरऑल के साथ मल्टीप्लाई में है, और फिर क्या है नीचे में डिवाइड टू है तो ऊपर चल गया वो टू, ठीक है, तो टू पर गया तो ये टू से टू कैंसिल आउट हो गया, और ये क्या लिखा हुआ है, एन स्क्वायर प्लस एन माइनस टू लिखा है, तो इसको फैक्टराइज करके लिखा है, टू एन माइनस एन, तो क्या हो जाएगा, एन प्लस टू इंटू एन माइनस वन, ठीक है, ये आ गया। तो ओवरऑल क्या आया, एन इंटू एन प्लस वन, नीचे में क्या आ गया, एन माइनस वन इंटू एन प्लस टू आ गया। देखो इसमें से एक कम करने पे ये आ रहा है ना, और इसमें से एक कम करने पे ये आ रहा है, तो इसको इसके साथ कंबाइन करेंगे, क्योंकि एक का डिफरेंस है, इसमें भी वन का डिफरेंस है, तो इसको इसके साथ कंबाइन करेंगे। क्या कंबाइन करेंगे, कंबाइन तो आई, तो कंबाइन करने का मतलब क्या समझा रहा हूं कि पीएन कैसे निकलेगा, जब एन इक्वल टू टू रखेंगे, थ्री रखेंगे, तो रखो टू, और सबको प्रोडक्ट करते जाएंगे, सिग्मा तो है ना, सिग्मा होता तो जैसे एन इक्वल टू टू रखा, टू रखने पे जो भी वैल्यू आया, सिग्मा होता तो प्लस करके लिखते, पाई है तो मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, ठीक है। चलो टू रखते हैं, पूरे में रखना है, तो टू डिवाइड बाय वन, टू माइनस वन क्या हो जाएगा, वन, तो क्या आ गया, टू डिवाइड बाय वन, ओके। जब टू इसमें रखा, तो इसमें रखा तो क्या बन गया, थ्री, यहाँ पे लिख रहा हूँ, थ्री डिवाइड बाय कितना बन गया, थ्री डिवाइड बाय फोर बन गया, ये सब प्रोडक्ट में ही लिखा हुआ है। चलो एन इजकल टू टू रखा, एन इजकल टू थ्री रखो, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, थ्री डिवाइड बाय टू बन जाएगा, क्या बन गया, थ्री डिवाइड बाय टू, और जब इसके अंदर रखा तो क्या बन जाएगा, वो थ्री रखा तो फोर डिवाइड बाय थ्री रखा ना, ठीक है, तो फोर डिवाइड बाय फाइव बन गया, ठीक है। इस टाइप से डॉटेड डॉटेड, लास्ट में क्या करना है अपने को, मतलब ये दोनों चीज तो एक साथ ही आया लेकिन उसको सेपरेट करके लिखा, ठीक है, ताकि ये कैंसिल आउट करने में अच्छा लगे। तो एन इजकल टू लास्ट में एन रखना है, तो एन रखोगे तो इसमें आएगा ना, एन डिवाइड बाय एन माइनस वन, और ये सब प्रोडक्ट में लिखा हुआ है, सब प्रोडक्ट में लिखा हुआ है, ठीक है, सारे प्रोडक्ट में लिखे हुए हैं, ठीक है। कैसे लिख दिया प्रोडक्ट में, प्रोडक्ट ए बी को, बहुत सारे ए को यहाँ लिखा, बी को यहाँ लिखा, तो कोई दिक्कत थोड़ी ना, ये दोनों आपस में आकर के एक साथ कंबाइन होकर के वो रिजल्ट तो देगा, और सेकंड मिलकर के सेकंड वाला रिजल्ट देगा, थर्ड और थर्ड मिलकर थर्ड वाला रिजल्ट देगा। तो सेपरेट करके लिख रहा हूं मैं, प्रोडक्ट में तो लिख ही सकते हैं ना अपन, ऐसा काम कर सकते हैं। और इसमें जब एन इजकल टू एन रखा है इसके अंदर, तो ये डॉटेड डॉटेड कहाँ तक जाएगा, एन प्लस वन डिवाइड बाय एन प्लस टू तक जाएगा, ठीक है। इस टाइप से ये मल्टीप्लाई होगा, ये आपस में इधर और ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ध्यान से देखो, टू से टू कटेगा तो थ्री से इधर थ्री कटेगा, तो नीचे बचा तो ऊपर बचेगा, तो एन, नीचे वन क्या लिखे, चलो ये फोर से फोर कटा, फाइव से फाइव कटा, ऊपर बचा थ्री, ऊपर क्या बचा थ्री, तो नीचे बचेगा एन प्लस टू बचेगा, नीचे क्या बचेगा, एन प्लस टू बचेगा। और यही तो है पी एन, और पी एन में लिमिट लगाना है, लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनाइट, तो इन्फिनाइट में इन्फिनाइट फॉर्म बन रहा है, तो हाईएस्ट पावर का कोएफिशिएंट थ्री है, नीचे वन है, तो इसका आंसर क्या आ गया, थ्री आ गया। समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया दोबारा वीडियो देखो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्या बोला, सम स्टैंडर्ड लिमिट, इसका ए रिजल्ट होता है, डायरेक्ट याद रखना है। तो देखते हैं, ए रखा तो ए की पावर एन माइनस ए की पावर एन, तो क्या बनना है, जीरो, जीरो बाई जीरो फॉर्म बनना है। बहुत सारे तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन मैं सबसे सिंपल वे से सॉल्व करना चाहता हूँ, एल ऑफ्टर लगाना चाहता हूँ, ठीक है। एल ऑफ्टर लगाया, एल हॉस्पिटल बोलेंगे ना, ठीक है, चलो एल एच बोल देता हूँ इसका नाम, एल ऑफ्टल को एल एच बोलूँगा मैं।
तो 0/0 फॉर्म बना, तो ऊपर का डिफरेंशिएशन, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा n इंटू एक्स की पावर n-1, और इसका तो 0 हो जाएगा, इसका 1 हो जाएगा। ठीक है, तो एक बार ही लगाने से आंसर आ गया। ठीक है, तो यही तो है एलोफ्टल, जो एक बार में ही आंसर देता है। एक्स टेंडिंग कर रहा है तो एक्स के प्लेस पे ये रखना, तो n इंटू ए के पावर क्या आ गया, n-1 आ गया। यही तो है यहाँ पे। ठीक है, हेंस प्रूफ। चलो ठीक है, इसका फॉर्मूले वगैरह मतलब डायरेक्ट अगर ऐसा मिल जाए तो ये काम कर लेना, अगर याद ना हो ना तो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बड़ी बात नहीं है। एलोफ्टल लगाते ही एक ही बार में तो आंसर आ रहा है, तो नहीं भी याद हो तो चल जाएगा काम। ठीक है ना। ठीक है, चलो सेकंड वाले क्वेश्चन करते हैं। तो cos x की पावर 1/3, cos x की पावर 1/2 है। तो ध्यान से देखो 1/3 है, यहाँ पे 1/2 है, तो 3/2 का क्या मैं एलसीएम लूँ? 3/2 का एलसीएम क्या आएगा? 6। तुम सोचो अगर 6 पावर यहाँ पे राइज करूँ तो 3 से डिवाइड होगा 2 होगा, 6 यहाँ पे लिखूँ तो 2 से डिवाइड होगा 3 होगा, तो ये जो फ्रैक्शन है वो हट जाएगा ना। क्या समझा रहा हूँ कि जब भी इस टाइप का क्वेश्चन हो जिसमें नीचे 2 हो 3 हो, मान लो कल के डेट में यहाँ पे 4 रहेगा और यहाँ पे 5 रहेगा, तो 4 और 5 का एलसीएम कितना रहा? 20। यहाँ पे मान लो कि 7 रहा और यहाँ पे 3 रहा, तो 7 और 3 का एलसीएम कितना हुआ? 21। अभी फिलहाल क्या है? 3 और 2 का एलसीएम 6 आ रहा है, तो cos x को क्यों नहीं मैं t की पावर 6 बोल दूं? तो जैसे ही cos x की जगह पे t की पावर 6 रखोगे तो t की पावर 6 और डिवाइड बाय 3 तो t² आ जाएगा, तो बहुत अच्छा रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, तो यही सब्स्टिट्यूशन मैं सोचा। और कैसे पता चल रहा है पावर में 6 रखना है? वो 2 और 3 का एलसीएम, क्योंकि एलसीएम ही पावर में रखोगे तभी तो नीचे वाले को कैंसिल आउट करके नीचे गैप हो जाएगा। समझ में आ रहा है क्या? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो क्या करना है, इसको यहाँ पे ले आया। चलो थोड़ा सही ढंग से लिख करके दिखाता हूँ मैं तुम्हें। ठीक है, तो क्या लिया? cos x। देखो मेरा हैंड राइटिंग अच्छा बनेगा। t की पावर 6 लिया, तो x जब 0 को टेंड किया तो cos 0 क्या होगा? 1 t की पावर 6, तो t इक्वल टू 1। अरे बहुत सिंपल है, x इक्वल टू 0 तो ये 1, तो t की पावर 6 तो t इक्वल टू 1। ठीक है, टेंडिंग है तो ठीक है, टेंडिंग मिलेगा, तो लिमिट t टेंडिंग टू 1। ओके, और cos x के यहाँ पे रखोगे t की पावर 6, तो तुम्हें समझ में आ गया होगा कि t की पावर 2 बन जाएगा, और यहाँ पे रखोगे तो a बन जाएगा t की पावर क्या बन जाएगा? 3 बन जाएगा। ठीक है, और साइन स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर को कन्वर्ट कर लो, साइन स्क्वायर को लिख लो 1 माइनस cos स्क्वायर x। ठीक है, ओके, तो 1 माइनस cos x, तो cos x t की पावर 6, तो क्या आ जाएगा? t की पावर 12 आ गया। ठीक है, देखो 1 रखा तो क्या बन रहा है? 1 माइनस 1 0/0 फॉर्मेट बन रहा है। एलोफ्टल लगा दिया, एल हॉस्पिटल लगाया, तो हॉस्पिटल लगाओगे तो 0/0 फॉर्म बनना चाहिए। यहाँ पे क्या टेंड कर रहा है सबसे कोई मतलब नहीं, ए 0 बनना चाहिए, ए 0 बनना चाहिए, तो डिफ्रेंशिएट करो ना, सिंपल था है 2t माइनस 3t²। ठीक है, नीचे डिफ्रेंशिएशन इसका 0 हो जाएगा, इसका हो जाएगा -12 t की पावर 11 आ गया। ठीक है, और लिमिट क्या चल रहा है? लिमिट t टेंडिंग टू 1 चल रहा है। जब 1 इसके अंदर रखा तो इंडिटरमिनेट फॉर्म बना ही नहीं, ये तो डायरेक्ट आंसर आ गया। 1 रखो तो 2 माइनस 3 डिवाइड बाय -12 आ गया, तो -1 डिवाइड बाय 12 -12, तो क्या आ गया? 1 डिवाइड बाय 12 आंसर आ गया ना। ठीक है, तो इसका आंसर 1 डिवाइड बाय 12 आ गया। सही है, cos x को t की पावर 6 रखा। ठीक है, और भी बहुत सारे तरीके से किया जा सकता है, एक्सपेंशन वगैरह यूज करके। कैसे एक्सपेंशन यूज करोगे? ठीक है, तो एक्सपेंशन देखो 1/3 है ना, दिख रहा है, तो यहाँ पे 1 प्लस समथिंग समथिंग क्रिएट करना पड़ेगा। वो कैसे क्रिएट होगा? ठीक है, तो वो क्रिएट करो अच्छे से, फिर जा करके एक्सपेंशन यूज होगा ना। ठीक है, साइन स्क्वायर एक्स को तो नीचे एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड करके नीचे तो एक्स स्क्वायर बना लेंगे। ठीक है, cos x का एक्सपेंशन लिख सकते हो, लेकिन 1/3 राइज करोगे, cos x का थोड़ा सा एक्सपेंशन लिखो और फिर से उसमें बाइनोमियल एक्सपेंशन लगा दो। ठीक है, समझ में आ गया होगा। नहीं तो और भी तरीके से कर सकते हैं ना। क्या कर सकते हैं? cos की पावर दोनों में ना डिग्री किसका ज़्यादा है? ज़्यादा देखा जाए तो ये 0.5 है, 0.3 है, तो ये ज़्यादा डिग्री है, तो कॉमन ले सकते हैं क्या? कॉमन ले सकते हो। ठीक है, ओके, चलो देखते हैं बाद में किसी और मेथड से ट्राई करो। आगे बढ़ते हैं। तो अब टॉपिक आ गया है सैंडविच थ्योरम। क्या बोल रहा है सैंडविच थ्योरम? fx gx hx आर द फंक्शन सच दैट यहाँ पे इनक्वालिटी इंपॉर्टेंट है, और आगे बोला गया है कि इसमें इक्वलिटी इक्वल टू का साइन नहीं भी रहे
तो सैंडविच लगा सकते हैं, ये बात बोल रहा है। फॉर ऑल एक्स मतलब सारे एक्स के लिए वैलिड इज सम इंटरवल कंटेनिंग द पॉइंट एक्स इक्वल टू सी समथिंग समथिंग समथिंग, ऐसे बोल रहे हैं ना। क्या बोल रहा है मैं समझाता हूँ तुम्हें। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि 3 टाइप के फंक्शन है। इसमें बोला कि एच एक्स वाले फंक्शन ज़्यादा है, तो एफ एक्स वाले फंक्शन ऊपर है, और नीचे कौन सी फंक्शन है, एफ एक्स। तो ए रहा एफ एक्स वाले फंक्शन, ए कौन सी फंक्शन है, एच एक्स, ठीक है, और ए कौन सी फंक्शन है, एफ एक्स, ठीक है, और बीच में क्या है, जी एक्स फंक्शन, बीच में क्या है, जी एक्स फंक्शन, ठीक ना। तो बोला गया है कि फिर आगे पढ़ो, फॉर ऑल एक्स इन द सम इंटरवल, मतलब छोटा सा इंटरवल की बात ही कर रहा है यहाँ पे, इस इंटरवल की बात कर रहा है। इन सम इंटरवल हो सके तो इतने इंटरवल हो सके, ठीक है, इन सम इंटरवल कंटेनिंग द पॉइंट, इस इंटरवल में जो पॉइंट कंटेन कर रहा है, एक्स इक्वल टू मान लो सी लिखा हुआ है, एक्स इक्वल टू सी, तो एक्स इक्वल टू सी पे जो ऊपर वाले फंक्शन है, ऊपर वाले और नीचे वाले, बीच वाले के बारे में कुछ नहीं बोला है, गिवन है, मतलब गिवन मतलब आना चाहिए। एफ एक्स जो नीचे वाला फंक्शन है उसका एक्सटेंडिंग टू सी करेंगे तो जो आंसर आया एल, और ऊपर वाले फंक्शन में भी जब एक्सटेंडिंग टू सी लगाएंगे तो इसका जो लिमिट है ना वो किसके तरफ टेंड करेगा, एल की तरफ ही टेंड करेगा। दोनों सेम होना चाहिए। क्या बोल रहा है कि बहुत सिंपल सी बात बोल रहा है कि 3 फंक्शन है जिसमें ऊपर वाले फंक्शन एच एक्स ऊपर है, तो एच एक्स ग्रेटर देन जी एक्स ग्रेटर देन एफ एक्स गिवन है। तो किसी एक इंटरवल में, सारे इंटरवल की बात नहीं कर रहा है, किसी एक इंटरवल में कोई एक पॉइंट है, मतलब एक पॉइंट है एक्स इक्वल टू सी, तो एक्स इक्वल टू सी पे लिमिट इसका जब एक्स सी को टेंड कर रहा है तो इसका लिमिट एल को टेंड कर रहा है, और जब एक्स सी को टेंड कर रहा है तो ऊपर वाले जो एच एक्स है उसका भी लिमिट एल को टेंड कर रहा है। तो हम बता सकते हैं कि इस सैंडविच थ्योरम के हिसाब से बता सकते हैं कि जो मिडिल वाले फंक्शन है उसका भी लिमिट ना एक्स इक्वल टू सी पे एल को टेंड करेगा। इक्वल टू नहीं है, एक्सटेंडिंग टू सी पे इसका फंक्शन की वैल्यू एल की तरफ टेंड करेगा, और जिसकी तरफ टेंड करता है वो आंसर लिखते हैं, तो एल आंसर लिखा। ये तो देखने से पता चल रहा है कि यहाँ पे अगर एफ एक्स की वैल्यू समथिंग आया और यहाँ पे एच एक्स की वैल्यू भी समथिंग आया और वहाँ पे इस टाइप की इनक्वालिटी होल्ड हो रहा है, तो जरूर है कि जी एक्स का भी वैल्यू, जी एक्स का भी लिमिटिंग केस में वैल्यू सेम ही आ जाएगा, अलग थोड़ी ना आएगा। ये तो देखने से पता चल रहा है। सैंडविच का नाम क्यों है, ये सैंडविच है ना, मतलब 3 लेयर होते हैं ना सैंडविच में, 4 लेयर भी बनाते हैं लोग ना, ठीक है, कितना भी लेयर बना दो, चलो 3 लेयर है, मतलब 3 फंक्शन यहाँ पे है, ऊपर वाले फंक्शन, नीचे वाले फंक्शन, इस टाइप से इनक्वालिटी होल्ड होना चाहिए। तो लिमिट इस पे लगाओ, इस पे जो लिमिट लगाया जिस पॉइंट पे, एक ही पॉइंट पे बात कर रहे हैं तीनों का लिमिट, तो मान लो कि एक्स इक्वल टू सी पे इसका लिमिट का वैल्यू जो आया, एक्स इक्वल टू सी पे इस लिमिट का जो वैल्यू आया, दोनों अगर इक्वल है और फाइनाइट है तभी तो एग्जिस्ट करेगा। तो इसके बारे में बता सकते हैं कि इसका भी लिमिट एक्स इक्वल टू सी पे एल की इक्वल आएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो सॉल्व करते हैं। सैंडविच थ्योरम लगाते हैं कैसे, जैसे कि जो भी फंक्शन होते हैं ना जिसका रेंज पता होता है, जैसे साइन एक्स माइनस 1 और 1 के बीच में है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ने फ्रैक्शन पार्ट 0 और 1 के बीच में है, तो इस टाइप के फंक्शन में ना अपन ग्रेटेस्ट ये लगा सकते हैं सैंडविच। ग्रेटेस्ट इंटीजर में भी इनक्वालिटी पता है, जहाँ भी तुम्हें इनक्वालिटी पता है ना वहाँ पे सैंडविच थ्योरम लग जाएगा। कैसे लगाना है, जैसे साइन 3x, देखो साइन 3x क्या होगा, -1 और 1 के बीच में होगा, ठीक है, और इस यहाँ मिडिल में ना एक क्वेश्चन बना दो, तो माइनस साइन लगा है, साइन 3x के साथ माइनस है तो माइनस लगाओ पहले, तो माइनस लगाओगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इनक्वालिटी रिवर्स होगा, तो फिर से यही हो जाएगा, मतलब यही हो जाएगा। तुम सोचो ना, माइनस लगाने के बाद तुम ऐसे सोचो, साइन 3x -1 से 1 माइनस मल्टीप्लाई कर दिए तो फिर भी तो -1 से 1 रहा, ठीक है, तो फिर वही लिखा हुआ है। अब 5x² ऐड करना है, तो 5x² -1, तो 5x² ऐड किया माइनस साइन 3x, ठीक है 3x, और यहाँ पे भी ऐड किया 1 + 5x², ठीक है। फिर आगे क्या बोला, x² + 10 से डिवाइड कर दो, तो x² + 10 से डिवाइड कर दिया, x² + 10 से यहाँ पे, और लिमिट निकालना है एक्सटेंडिंग टू माइनस इनफिनिट, इस पे लिमिट निकालना है एक्सटेंडिंग टू माइनस इनफिनिट। तो ये सैंडविच जैसे इनक्वालिटी होल्ड हो रहा है ना, तो एक काम कर देना, इनक्वालिटी है, ठीक है, होल्ड नहीं हो रहा है कुछ भी, तो इसका लिमिट निकालता हूं मैं, लिमिट एक्सटेंडिंग टू, क्या करो इसका लिमिट निकालो, इसका लिमिट निकालो किस पे, जिस पे मिडिल वाले का लिमिट निकालने के लिए बोल रहा है उसी पे, फर्स्ट और लास्ट वाले का लिमिट निकालो और देखो कि फाइनाइट आ रहा है और इक्वल आ रहा है क्या, अगर आ रहा है तो इसका भी आंसर वही आ जाएगा। तो ये तो बहुत ईजी है। ये क्या लिखा है, 5x² - 1 डिवाइड बाय
एक्स स्क्वायर प्लस 10 बताया ना, इनफिनाइट बाय इनफिनाइट, तो कोफिशिएंट क्या है 5, इधर नीचे कोफिशिएंट क्या है 1, तो इसका आंसर क्या आ गया 5 आ गया। ठीक है, सिमिलरली इसमें अगर लिमिट लगाओगे, मन में ही लगाओ, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या आ गया 5 और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 1, तो यहां से भी 5 आया, तो इसके लिमिट के बारे में आंसर क्या कर सकते हैं कि इसका लिमिट क्या आएगा 5 आ जाएगा। ठीक है, बहुत सिंपल है। ओके, छाप लो, आगे बढ़ते हैं। देखो इसको सॉल्व करते हैं। तो क्या है ये, एक ग्रेटेस्ट इंटीजर है। ग्रेटेस्ट इंटीजर में सॉल्व करो या फ्रैक्शन पार्ट में सॉल्व करो, दोनों में सॉल्व कर सकते हैं। चलो अभी ग्रेटेस्ट इंटीजर में सॉल्व करते हैं। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर के बारे में बताया था ना कि ग्रेटेस्ट इंटीजर x जो होता है वो लेस देन इक्वल टू x होता है और ग्रेटर देन, यहाँ इक्वल टू नहीं लगता है, x माइनस 1 होता है। वैसे इक्वल टू से कोई खास मतलब नहीं है सैंडविच थ्योरम को। ठीक है, इक्वल टू लगे ना लगे फिर भी लिमिट की वैल्यू बता सकते हैं। तो b बाई एक्स को इस फार्मूले के हिसाब से कैसे लिख सकते हो, b बाई एक्स और ये ग्रेटर देन होगा b बाई एक्स माइनस 1 से। ठीक है, ओके। अब बोला कि x बाई ए मल्टीप्लाई कर दो पूरे में, तो x बाई ए मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो ये लिखा है, एलसीएम ले लिया, तो b माइनस एक्स डिवाइड बाई एक्स। ठीक है, तो मल्टीप्लाई कर दिए x बाई ए। अब इनक्वालिटी के बारे में क्या बोल सकते हैं, तो वो सब देखना पड़ेगा अपने को। ठीक है, इनक्वालिटी के बारे में क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे बोल दिया है कि a नॉट इक्वल टू 0। ठीक ना, तो a 0 नहीं है, तो चलो ठीक है, इसमें इनक्वालिटी रिवर्स होगा चेंज होगा पता नहीं चल रही है। सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस। क्या लिखा हुआ है, x डिवाइड बाई ए। ठीक है, इनक्वालिटी चेंज नहीं हुआ, इनक्वालिटी चेंज भी हो जाएगा ना। अच्छा हाँ, समझ में आया। अब कि ना यहाँ पे ना इनक्वालिटी देख लो, इनक्वालिटी अगर मान लो कि x बाई ए निगेटिव नंबर होता तो इनक्वालिटी रिवर्स हो जाता। इससे सैंडविच थ्योरम में थोड़ी ना आंसर पे फर्क पड़ेगा। इधर की ओर इनक्वालिटी हो तो क्या हो जाएगा, ये फंक्शन ज्यादा हो जाएगा, इसका लिमिट निकालो इसका लिमिट निकालो, दोनों फाइनाइट आ रहे तो आंसर दे देंगे। अगर इनक्वालिटी चेंज नहीं हुआ फिर भी तो इसका और इसका लिमिट निकालने हैं अपने को, तो इनक्वालिटी से मतलब नहीं है, चाहे इधर की ओर इनक्वालिटी लिख लो या इधर की ओर लिखो। ऐसा थोड़ी तो ना, ऐसा नहीं ना होगा कि ये इधर ही रहेगा और ये चेंज हो जाएगा। चेंज होगा तो दोनों चेंज हो जाएगा, क्योंकि x बाई ए अगर निगेटिव नंबर रहा तो यहाँ पे इनक्वालिटी चेंज होगा, यहाँ भी इनक्वालिटी चेंज हो जाएगा। समझ में आ रहा होगा क्या कि यहाँ पे x बाई ए पॉजिटिव है कि निगेटिव है, इन बातों से कोई मतलब नहीं है अपने को। ठीक है, क्यों मतलब नहीं है, क्योंकि अगर निगेटिव होता तो इनक्वालिटी चेंज होता, इससे सैंडविच के आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, इसलिए कोई मतलब नहीं है यहाँ पे। तो लिमिट लगाना है एक्सटेंडिंग टू 0, तो यही तो इंडिटरमिनेंट बना रहा था, इस पे लिमिट लगा दिया मैं एक्सटेंडिंग टू 0। ठीक है, तो ए इंडिटरमिनेंट फॉर्म कैंसिल आउट हो गया, तो x 0 रखोगे तो b बाय ए आ रहा है यहाँ से। ठीक है, और इधर से निकालोगे तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 फिर से कैंसिल आउट हो गया, तो क्या आ रहा है b बाय ए। तो दोनों राइट हैंड साइड, मतलब राइट हैंड साइड बोलो, यहाँ पे जो मान लो कोई फंक्शन है, नाम देता है fx। ठीक है, और ये मान लो कि hx है और ये मान लो gx है। ठीक है, तो gx का जो लिमिट है वो क्या आ रहा है b बाई ए, और fx का भी लिमिट क्या आ रहा है b बाई ए, और दोनों फाइनाइट क्वांटिटी है और इक्वल आ रहा है। तो हम बोल सकते हैं कि जो मिडिल में जो फंक्शन है इसका भी लिमिट किस पे, जिस पे इसका और उसका लिमिट निकाला एक्सटेंडिंग टू 0 पे, तो मिडिल वाले का भी लिमिट किसके इक्वल होगा, इस दोनों के इक्वल होगा। ठीक है, तो b बाई ए। ऐसा मत करना कि एक साइड निकाला और b बाई ए आया आंसर टिक कर दिए, नहीं, सैंडविच गलत हो जाएगा। सैंडविच बोल रहा है कि इधर भी निकालो इधर भी वैल्यू निकालो, दोनों साइड निकाल करके दोनों फाइनाइट होना चाहिए और इक्वल होना चाहिए, तब जाकर के मिडिल वाले पे कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे नहीं कि इधर निकाला इधर निकाल दिए, फाइनाइट आया आंसर टिक करके आगे बढ़ गए तो गलत हो जाएगा। ठीक है, इधर निकाला, मान लो कि इधर डज नॉट एग्जिस्ट हो गया तो फिर लिमिट को बोलना पड़ेगा, बीच वाले को डज नॉट एग्जिस्ट बोलना पड़ेगा। ठीक है, तो समझ में आ रहा है कि दोनों साइड निकालना कंपलसरी है, तब जाकर के कमेंट कर सकते हो। चलो इसमें सैंडविच लगाते हैं, कुछ और भी कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या करना है अपने को ना, 3 फंक्शन सोचना होता है। एक तो फंक्शन मिडिल में दिया होता है, इससे ज्यादा वाला फंक्शन सोचना होता है, और इससे कम वाले फंक्शन सोचना होता है। तो बताओ n डिवाइड बाय n स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, चलो इसके बारे में सोचते हैं। मान लो 2 है। ठीक है, तो ये चीज़ n डिवाइड बाय n स्क्वायर क्या रखूँ यहाँ पे, ताकि यहाँ पे मुझे ना इसका वैल्यू ज़्यादा करना है तो यहाँ पे वैल्यू कम रखना पड़ेगा, तो n स्क्वायर प्लस 1 लिखा। ठीक है, हो गया। और यहाँ पे वैल्यू इससे ज़्यादा रखना पड़ेगा, मतलब नीचे ज़्यादा रखना पड़ेगा, तभी तो इसका वैल्यू कम हो पाएगा ओवरऑल से, तो n ही रख लिया। ठीक है, ये बात समझ में आ रहा है क्या कि एक क्वांटिटी ऐसे करके लिख दिया। ठीक ना, ओके। ठीक है, चलो आगे की ओर लिखो। चलो n डिवाइड बाय n स्क्वायर प्लस 1 के लिए भी लिख लेते हैं यहाँ पे n डिवाइड बाय n स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, तो ये तो ऐसे ही बन जाएगा n डिवाइड बाय
एन स्क्वायर प्लस वन, ठीक है, इक्वल टू तो है, इक्वल टू है ना, चलेगा। और यहाँ पे क्या बना दे, एन डिवाइड बाय एन स्क्वायर प्लस एन बना दिए। तो देखो यहाँ पे ना एन स्क्वायर प्लस वन है, तो वन के प्लेस पे एन रख दिया, मतलब ज्यादा रख दिया क्वांटिटी। अगर ज्यादा क्वांटिटी डिनोमिनेटर में है तो ओवरऑल वैल्यू क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इससे फंक्शन कम है ना, ऐसे करके देखो, इसको यहाँ लिखा, इसको यहाँ लिखा, ऐसे करके सबको लिख लेंगे यहाँ पे और सबको ऐड कर देंगे, तो मिडिल वाला फंक्शन आ जाएगा, राइट हैंड वाला और लेफ्ट हैंड वाला फंक्शन आ जाएगा। तो आगे लिख करके दिखाता हूँ, एन स्क्वायर प्लस थ्री। अब इसको ना ऐड करने के लिए एन डिवाइड बाय एन स्क्वायर प्लस टू भी लिख सकते हैं, क्योंकि ए टू है और ये थ्री है, तो ये ज्यादा है तो इसका वैल्यू कम है, ये इससे कम है तो इसका वैल्यू ओवरऑल वैल्यू ज्यादा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एलसीएम लेने में दिक्कत हो जाएगी ना, तो एक काम करते हैं ना, वन लिख लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अभी भी तो इनक्वालिटी सही है ना, ऐसा थोड़ी ना कि इनक्वालिटी गलत है, सही है, ओके। तो एन स्क्वायर प्लस एन ही रखते हैं इधर, ठीक ना, ऐसे करके डॉटेड डॉटेड, तो इस सबको जोड़ोगे तो ये फंक्शन आ गया बीच वाले जिसका लिमिट निकालना है। तो इस सबको ऐड किया तो डिनोमिनेटर तो सबका सेम है, तो एन स्क्वायर प्लस वन, ठीक है, डिनोमिनेटर सबका सेम है, तो एलसीएम तो एन स्क्वायर प्लस वन आ जाएगा। ऊपर क्या आएगा, एन प्लस एन कितने बार आएगा, कितने टर्म्स तक गया है, वन से लेकर के एन तक, तो एन टर्म्स है ना, तो एन प्लस एन कितने बार, एन टर्म्स, ठीक है। तो एन इंटू क्या आ गया, एन आ गया। तो ऊपर दिखा कि इसमें लिमिट लगाना है एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिट, एन टेंडिंग टू इन्फिनिट ना, तो एन टेंडिंग टू इन्फिनिट। तो देखा कि एन स्क्वायर का कोफिशिएंट ऊपर वन है, नीचे भी वन है, तो इसका आंसर वन आ गया। इधर से जब निकालोगे ना, तो देखो डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम तो सेम आ जाएगा, तो लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिट, तो डिनोमिनेटर तो सेम आ गया, एन स्क्वायर प्लस एन आ गया। नोमिनेटर में क्या हो जाएगा, एन प्लस ए भी क्या आ गया, एन स्क्वायर, ठीक है। तो यहां से भी आंसर वन आ गया। तो इधर वाला का भी लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, इधर वाले की लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, तो बोल सकते हैं कि मिडिल वाला का भी लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, और वो किसके इक्वल आ रहा है, इस दोनों फाइनाइट वैल्यू के इक्वल आ रहा है, मतलब वन के इक्वल आ रहा है। तो इसका आंसर क्या आ गया, इसका आंसर वन आ गया, ठीक है, आंसर वन आ गया, ओके, आंसर लिखा हुआ है वन, ठीक है। समझने में कोई दिक्कत हो रहा है क्या, चलो आगे बढ़ते हैं। 24 नंबर क्या बोला, फंक्शन वन से इन्फिनिट, जीरो से इन्फिनिट, बी अ कंटिन्यूअस फंक्शन, कंटिन्यूअस डिक्रीजिंग, ये मैं डिक्रीजिंग साइन के लिए यूज किया हूँ, ठीक है। ये क्या लिखा हुआ है, डिक्रीजिंग लिखा हुआ है, ठीक है। ऐसा कर देंगे, नहीं, डिक्रीजिंग लिखता हूँ, डिक्रीजिंग, वाह, डिक्रीजिंग फंक्शन, क्या लिखा हुआ है, डिक्रीजिंग फंक्शन लिखा हुआ है, ठीक है। तो फंक्शन वन से इन्फिनिट, जीरो से इन्फिनिट, ये डोमेन है, ये कोडोमेन है, कंटिन्यूअस फंक्शन है, कंटिन्यूअस डिक्रीजिंग फंक्शन है, और लिमिट दिया हुआ है इसका, और इसका लिमिट निकालना है। तो देखो डिक्रीजिंग फंक्शन में क्या हो सकता है, ये डिक्रीजिंग फंक्शन है ना, हमेशा लेफ्ट टू राइट जाना, एक्स जो डोमेन है ना, देखने के लिए कि फंक्शन का वैल्यू, तो लेफ्ट टू राइट गया तो लेफ्ट पे मान लो कि ए है, तो ए पे जो फंक्शन का वैल्यू आएगा बी पे, देखो ए ग्रेटर देन बी है तो दिख ही रहा है अपने को, लेकिन फंक्शन का वैल्यू ए पे ज्यादा है बी से, तो एफ ए क्या है, ग्रेटर देन एफ बी है। तो फंक्शन अगर डिक्रीज कर रहा है वन से इन्फिनिट के बीच में, डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो इसके बारे में क्या कमेंट कर सकते हैं कि एफ 6x ए ना एक्स वन से इन्फिनिट रखना है, तो वन से इन्फिनिट रखोगे तो आगे ना, आगे वैल्यू कम हो जाएगा, मतलब 8 रखेंगे तो कम हो जाएगा। तो यहाँ पे फंक्शन 8x रखा, और यहाँ पे फंक्शन का वैल्यू ना 4x रखा। बोलोगे कैसे लिख दिया, फंक्शन डिक्रीजिंग है तो f हटा दो, f हटाओगे तो इनक्वालिटी रिवर्स हो जाएगा, क्यों, क्योंकि डिक्रीजिंग है तो 8, 6 और 4 में दिखा ना इनक्वालिटी सही है, मतलब जितना ज़्यादा आगे बढ़ रहे हैं ना फंक्शन की वैल्यू, फंक्शन अगर डिक्रीजिंग है तो ज़्यादा सबसे राइट हैंड साइड में कौन आएगा, 8x आएगा, फिर क्या आएगा, इधर 6x आएगा, ठीक है, फिर क्या आएगा, 4x आएगा। देखो ना, तो 4x पे फंक्शन का वैल्यू ज़्यादा, 6x पे कम, 8x पे सबसे कम, क्योंकि डिक्रीजिंग फंक्शन है। नीचे ना f 8x है ना, तो इसको ना f 8x से डिवाइड कर दिया पूरे को, f इंटू 8x से, ठीक है, f इंटू 8x से, ठीक है। तो ए क्या हो गया, ये तो 1 हो गया, ये तो एग्जैक्ट 1 हो गया, ठीक है। अगर जीरो नहीं है तो एग्जैक्ट 1 हो गया, या टेंडिंग टू जीरो है फिर भी एग्जैक्ट 1 हो गया, ठीक है। ये तो सेम चीज़ है, तो काट करके 1 लिख दिया। और इधर वाले को देखते हैं, तो इधर जब लिमिट लगाओगे तो इसका रिजल्ट अपने को दिया है 1, तो इसका रिजल्ट है 1,
उसका रिजल्ट 1 है, तो बीच वाले का रिजल्ट क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या आ गया, 1 आ गया। ठीक है, इट्स ओके। आगे देखते हैं, फिर से वही बात की ग्रेटेस्ट इंटीजर फ्रैक्शन पार्ट में भी कन्वर्ट करके कर सकते हैं, मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर में ही कर देता हूँ। ठीक है, तो 1 का होल स्क्वायर एक्स, इसको लिख सकते हैं लेस देन इक्वल टू 1 का होल स्क्वायर एक्स, मतलब जो है वही लिखो और इसमें से एक माइनस करके लिखो, तो 1 का होल स्क्वायर एक्स माइनस 1। फिर आगे क्या लिख सकते हो, 2 का होल स्क्वायर इंटू एक्स को लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, 2 का होल स्क्वायर एक्स, और इसको क्या लिख सकते हो, 2 का होल स्क्वायर एक्स माइनस 1 लिख सकते हैं। तो जब सब इसको जोड़ोगे, तो जब इसको जोड़ोगे तो यही बनेगा, तो इधर वाले को जोड़ोगे तो क्या बनेगा, एक्स कॉमन आ गया, तो एक्स कॉमन आ गया, तो ब्रैकेट के अंदर 1 का होल स्क्वायर 2 का होल स्क्वायर, मतलब कहाँ तक जाएगा, n तक जाएगा, n स्क्वायर तक। तो उसको लिखा n इंटू एन प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइड बाई 6, और पूरे फंक्शन को जोड़ने के बाद तो a ऊपर वाला आएगा। तो इस फंक्शन में ना, इस फंक्शन में n क्यूब से डिवाइड किया तभी तो a मिलेगा, तो इधर भी n क्यूब से डिवाइड करना पड़ेगा, इधर भी n क्यूब से डिवाइड करना पड़ेगा, तो n क्यूब से डिवाइड कर दिया। तो दिख रहा है ना डिग्री 3 ऊपर, तो उसका कोफिशिएंट क्या है, ऊपर 2 है, तो ऊपर क्या बचेगा 2x, x वेरिएबल नहीं है, x तो कांस्टेंट नंबर है, क्योंकि यहाँ पे ना n वेरिएबल है। ठीक है, देखो n वेरिएबल है, e जो लिखा रहता है ना वही वेरिएबल होता है, बाकी x तो ठीक है कांस्टेंट है। n वेरिएबल है, n गैप हो गया तो 2x डिवाइड बाई 6, तो क्या आ गया, x बाई 3 आ गया। सिमिलरली इसको जब जोड़ोगे तो वही बात है, x कॉमन आ गया, तो x कॉमन आ गया, तो n इंटू एन प्लस 1 2n प्लस 1 2n प्लस 1, ठीक है, और 1 1 क्या हो जाएगा, माइनस n हो जाएगा। ठीक है, ओके, इससे बाहर है ना। ठीक है, डिवाइड, पूरे फंक्शन को n क्यूब से डिवाइड भी तो करना है, तो n क्यूब से डिवाइड किया, तो n क्यूब जब कॉमन लोगे तो n क्यूब जब देखो ना, यहाँ से n क्यूब आएगा, यहाँ तो n ही है, तो ओवरऑल पूरे में से n क्यूब जब कॉमन लोगे तो इसके नीचे क्या बचेगा, 1 डिवाइड बाई n स्क्वायर, वो तो 0 ही हो जाएगा, तो कोई काम का नहीं, बस कोफिशिएंट पर ध्यान दो। तो 2 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1, तो 2n क्यूब मतलब 2x n क्यूब और n क्यूब कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, नीचे में क्या है, 6 भी है। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ गया, x डिवाइड बाई 3 आ गया, तो आ गया ना आंसर अपना। ठीक है, अरे क्या हुआ, इसमें से ना इसको मल्टीप्लाई कर लो तो 2n क्यूब दिखाई देगा, 2n क्यूब सब में से बाहर निकालो 2n क्यूब, तो 2 निकला तो ये 2 लिखा, n क्यूब इससे कैंसिल आउट हो गया, और 6 ये 6 रहा, बाकी हुआ क्या, बाकी सब 0 हो गया, क्योंकि n क्यूब बाहर निकल गया, तो बाकी डिग्री तो इससे छोटा ही था ना, तो सबके डिनोमिनेटर में n आ जाएगा, और n टेंडिंग टू इन्फिनिटी है, तो सब 0 को टेंड कर जाएगा। समझ में आ रहा है क्या, इसका आंसर क्या हो जाएगा, x बाय 3 आंसर आ गया इसका। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि मैं प्रूव कर देता हूँ, पहले इसको प्रूव करते हैं ना, तो 0 बाई 0 फॉर्म बनाना, एक बार एलोप्टर लगाए तो साइन एक्स का क्या हो जाएगा, साइन एक्स का हो जाएगा कॉस एक्स, यहाँ पे लिखता हूँ, तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, साइन एक्स का हो जाएगा कॉस एक्स, और नीचे एक्स का क्या हो जाएगा, एक्स का 1 हो जाएगा। ठीक है, कॉस एक्स और एक्स का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, एक्स 0 रख दो तो क्या आंसर आ गया, 1। तो ठीक है, एलोप्टल सब में एलोप्टल लगा दो, आंसर क्या आ जाएगा, सबका 1 आ जाएगा। ध्यान क्या रखना है वो मैं समझाता हूँ, एक्सटेंडिंग टू 0 इससे कोई मतलब ही नहीं है अपने को, तो फिर किससे मतलब है, साइन के अंदर जो चीजें है ना, ये जब x 0 को टेंड कर रहा है तो ए वाले चीज ना 0 को टेंड करना चाहिए, इससे मतलब है, और यही सेम टू सेम चीज यहाँ पे होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करते करते समझा दूंगा क्या है इन सब चीज़ों का मतलब। ठीक है ना, तो ये सब तो फार्मूले हैं जो ब्रैकेट में बंद है, चलो इसमें अप्लाई करते हैं। तो दिख रहा है कि 8x से अपने को मल्टीप्लाई डिवाइड करना चाहिए, तो 8x लिखा, और यहाँ पे cot x है ना, तो cot x को पहले तो tan 3x लिखा, फिर इसमें ना यही सोचा कि 3x से मल्टीप्लाई डिवाइड किया। ठीक है, तो ध्यान से देखो क्या बता रहा हूं कि x जब 0 को टेंड कर रहा है तो 10 के अंदर वाले क्वांटिटी 0 को टेंड कर रहा है, सही बात है, 0 को टेंड करना कंपलसरी है, ये 0 को टेंड करना कंपलसरी नहीं है, ये रखने के बाद ये जो बनेगा अंदर वाला चीज वो 0 होना जरूरी है, टेंडिंग टू 0 होना, और सेम चीज नीचे होना चाहिए, तो इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। और यही बात इसमें भी, जब x 0 को टेंड कर रहा है, मान लो x 5 को टेंड करता, कोई इशू नहीं है, मैं समझाता हूँ थोड़ी देर के बाद। अगर 5 को टेंड करता फिर भी इसका आंसर 1 आता, क्या समझा रहा हूँ कि ये जो इसके अंदर रखोगे ना, तो ये 0 बन रहा है तब ये फॉर्मूले लगा सकते हैं। अगर ये x = 0 इसके अंदर रखा और ये चीज 0 नहीं बना तो फार्मूले अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि ये 0 है और सेम चीज नीचे होना चाहिए। तो अब क्या बनेगा, x से x कैंसिल आउट हो गया, तो आंसर क्या हो गया, 8/3 आंसर आ गया। ठीक है, ओके,
सिंपल सिंपल है। अब इसमें देखो समझते हैं। तो बताए ना x टेंडिंग टू 1 है तो x टेंडिंग टू 0 होना चाहिए, ऐसा जरूरी नहीं है। ये किसी को भी टेंड करे उससे मतलब नहीं है। ये जब इसके अंदर रखा तो ये साइन के अंदर वाली चीज है वो किसको टेंड करना चाहिए, 0 को टेंड करना चाहिए। कुछ लोग सोचते हैं कि इसके पूरे वैल्यू 0 को टेंड करना चाहिए, अरे नहीं, साइन के अंदर जो चीज है वो 0 को टेंड करना चाहिए। ठीक है, कल के डेट में ऐसे आ गया साइन, मान लो अंदर चीज पाई को टेंड किया तो कुछ लोग सोचते हैं अच्छा साइन पाई 0 होता है तो 0 को टेंड कर गया। अभी नहीं, ये चीज 0 को टेंड करना चाहिए, पाई को नहीं। ठीक है, ओके, समझ में आ गया कैसे रूल लगाते हैं, कहाँ पे गलती हुआ समझा दूंगा मैं। ठीक है, तो फिलहाल 1 रखा तो 0 को टेंड हो रहा है, एक क्वांटिटी 0 को टेंड हो रहा है तो अच्छी बात है ना। तो तुम x - 1 से मल्टीप्लाई डिवाइड करो, तो x - 1 से क्या किया, मल्टीप्लाई डिवाइड किया। ठीक है, तो ये तो 1 हो जाएगा। तो तुम देखो ना क्या किए हम, x - 1 ही तो लिखे। तो तुम एक काम करो ना, जब भी ये टेंडिंग टू 0 हो रहा तो सीधा साइन को हटा ही दिया करो, तो जो बचेगा वही तो लिखा जाएगा बार बार। अरे क्या समझाया कि 0 को टेंड करना चाहिए। ठीक है, मल्टीप्लाई डिवाइड किया 1 हो गया, x - 1 आया। तो एक काम करो ना, डायरेक्ट यूज किया करो ना, जब ए 1 रखने पे इसके अंदर 0 को टेंड कर रहे हैं ना तो सिंपल इसको हटा दो साइन को, तो जो बचेगा वही तो लिखना पड़ेगा बाद में। समझ में आ गया। 1 रखा तो 0 बना, 1 रखा तो 0/0 फॉर्म बन रहा है। तो अब तो कुछ नहीं करना है, इसमें एक बार ही और एल ऑफ्टर लगा दो ना। चलो ठीक है, लगा देता हूँ। तो या फैक्टराइज वगैरह भी कर सकते हैं, एल ऑफ्टर लगा देते हैं ना। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1, तो 0/0 फॉर्म या इनफिनाइट फॉर्म बने तब ये एल ऑफ्टर लगाएंगे। तो ऊपर वाला का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 3x + 2x, उस तो 0 हो जाएगा, नीचे का 1 हो जाएगा। तो x = 1 रखा तो आंसर कितना आ गया, 5 आंसर आ गया। ठीक है, ओके, चलो आगे नहीं है, यहाँ तक समझ में आया ना। ठीक है, ओके, बाय बाय। नेक्स्ट वीडियो लेकर के आता हूँ मैं। ठीक है।